आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी जिला लंबे समय से अपने फलों के बागों के लिए नहीं बल्कि विशाल झींगा फार्मों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जो बहुत बड़ा आर्थिक मूल्य लाते हैं। चिकने और फुर्तीले झींगों ने यहाँ के अनगिनत परिवारों की किस्मत बदल दी, जिससे वे पक्के और आलीशान घर बना सके। लेकिन इसी समृद्ध भूमि पर, जहाँ लोग मानते थे कि मिट्टी शांत है और लोग सीधे सादे हैं, एक भयानक अपराध चुपचाप घटित हुआ, जिसने एक उपजाऊ झींगा तालाब को एक ठंडी कब्र में बदल दिया, जिसमें एक दहला देने वाला रहस्य दफन था। सितंबर 2023 की शुरुआत में एक दोपहर, जब दक्षिण की उमस भरी गर्मी कम होने लगी थी, एक बूढ़ा परेशान हाल जोड़ा पूर्वी गोदावरी जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचा। वे सुब्रमण्यम और पार्वती थे, जो पिछले एक महीने से अपने दिल में एक गहरी चिंता लिए हुए थे। उनकी 32 वर्षीय बेटी लक्ष्मी रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। क्राइम ब्रांच के प्रमुख इंस्पेक्टर कार्तिक, जो अपनी शांत और पैनी नजरों के लिए जाने जाते थे, ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले को संभाला। शुरू में बुजुर्ग जोड़े के उलझे हुए बयानों से उन्होंने सोचा कि यह एक साधारण गुमशुदगी का मामला हो सकता है, शायद पारिवारिक विवाद के कारण। लक्ष्मी शादीशुदा थी और उसका एक छोटा बेटा था, और वह अपने पति के साथ पूर्वी गोदावरी जिले में ही रहती थी। उसका पति रमेश राव, 35 वर्ष का, इस क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे सफल झींगा फार्म मालिकों में से एक था। हम यकीन नहीं कर सकते कि हमारी बेटी ऐसे चली जाएगी, पार्वती ने सिसकते हुए कहा। उनके हाथ अपनी बेटी की तस्वीर पकड़े हुए कांप रहे थे। तस्वीर में एक सौम्य मुस्कान वाली महिला अपने प्यारे से बेटे को गले लगाए हुए थी। वह अपने बेटे राजू से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वह अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? लेकिन जब भी हम फोन करते हैं, उन्होंने आगे कहा, हमारा दामाद रमेश हमेशा कहता है कि लक्ष्मी पारिवारिक झगड़े के बाद गुस्से में कहीं चली गई है। वह यह भी कहता है कि हमारी बेटी एक बुरी औरत है, जिसने अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया। हमें विश्वास नहीं है, यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। माता पिता के अंतर्ज्ञान और एक ऐसी महिला के इतने लंबे समय तक गायब रहने, जो अपने परिवार से प्यार करने के लिए जानी जाती थी, ने इंस्पेक्टर कार्तिक को व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिर्फ किसी अधिकारी को भेजने के बजाय खुद रमेश लक्ष्मी के झींगा फार्म पर जाकर बात करने का फैसला किया। रमेश राव का फार्म एक विशाल अलग थलग जमीन पर स्थित था, जिसमें सीमेंट से बने अनगिनत कृत्रिम झींगा तालाब दूर तक फैले हुए थे। ऑक्सीजन पंपों के कारण पानी की सतह पर हमेशा बुलबुले उठते रहते थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी पहुंची, एक थका हुआ दुबला पतला आदमी फार्म के बीच में बने एक साधारण घर से बाहर निकला। वह रमेश राव था। उसने पुराने काम करने वाले कपड़े पहने थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसकी आंखें गहरी और सूजी हुई थीं, जैसे वह कई रातों से सोया न हो। पुलिस को देखकर उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, बल्कि एक दुखद कड़वी मुस्कान दी। अंदर आइए साहब, रमेश ने भारी आवाज में कहा। मुझे पता था कि यह दिन जरूर आएगा। लगता है मेरे सास ससुर ने रिपोर्ट कर दी है ना? रमेश के इस सक्रिय और कुछ हद तक दयनीय रवैये ने इंस्पेक्टर कार्तिक के साथ आए जासूसों के मन में शुरू में थोड़ी सहानुभूति पैदा की। वे घर के अंदर गए। रमेश ने पानी पिलाया और पुलिस के पूछने का इंतजार किए बिना उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक ऐसी कहानी जो बहुत सावधानी से तैयार की गई थी, जिसे बेहद दर्द और गुस्से के लहजे में सुनाया गया। एक लगभग एक नाटक। रमेश ने बताया कि वे पति पत्नी बहुत खुशी से रहते थे। उन्होंने मिलकर खाली हाथों से यह साम्राज्य बनाया था। लेकिन लगभग 6 महीने पहले उसने अपनी पत्नी में कुछ अजीब बदलाव देखे। लक्ष्मी अपनी शक्ल सूरत पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगी थी, महंगे कपड़े खरीदने लगी थी और अक्सर छिप छिप कर फोन पर बात करती थी। वह देर रात घर आने लगी, महिला समिति की बैठकों या दोस्तों से मिलने का बहाना बनाकर, और अपने बच्चे की देखभाल को भी नजरअंदाज करने लगी। एक पति का दिल जानता है जब कुछ गलत होता है, रमेश ने दर्द से अपना सिर पकड़ते हुए कहा। मैंने चुपके से उस पर नजर रखी और फिर सच जानकर मैं टूट गया। उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। उसने बताया कि उसने कई बार लक्ष्मी को एक अजनबी आदमी की काली महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठते देखा था। उस आदमी का नाम सुरेश था, जो दूसरे राज्य का कोई व्यापारी था। रमेश ने कड़वाहट भरे लहजे में आगे कहा कि जब उसने इस बारे में अपनी पत्नी से बात की, तो उसने पछतावा करने के बजाय उसे चुनौती दी। उसने रमेश का मजाक उड़ाया कि वह एक देहाती है जो सिर्फ झींगों और मछलियों के बारे में जानता है और उसे अपनी पत्नी को खुश करना नहीं आता। उसने खुले तौर पर अपने अवैध संबंध को स्वीकार किया और तलाक की मांग की। उस रात हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। रमेश की आवाज भर्रा गई।
यह पहली बार था जब मैंने उस पर ऊंची आवाज में बात की थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपनी पत्नी को कहीं नहीं पाया। मैंने उसका कमरा देखा, उसकी अलमारी खाली थी। मैंने तिजोरी जांची, हमारी सारी बचत, 5 लाख रुपये से ज्यादा जो हमने इतने सालों में बचाई थी, भी गायब थी। उसने आंसुओं से भरा चेहरा उठाकर सीधे पुलिस अधिकारियों को देखा। अब आप ही बताइए, मैं और क्या सोच सकता था। वह सारे पैसे लेकर अपने छोटे बेटे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मैंने पुलिस को इसीलिए रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाना चाहता था, अपने ससुराल वालों की इज्जत रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बड़ा होकर सुने कि उसकी मां कैसी औरत थी। कहानी खत्म हुई और कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश की कहानी बहुत तार्किक, सुसंगत और भावनाओं से भरी थी। इसने हर सवाल का जवाब दे दिया था। लक्ष्मी क्यों गायब हुई, रमेश ने रिपोर्ट क्यों नहीं की, और उसके ससुराल वाले क्यों विश्वास नहीं कर रहे थे। टीम के ज्यादातर जासूस आश्वस्त हो गए थे। वे रमेश को सहानुभूति की नज़रों से देख रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे उसकी पत्नी ने धोखा दिया था, जिसने अपनी पत्नी और पैसे दोनों खो दिए थे। सिर्फ इंस्पेक्टर कार्तिक चुप थे। वह रमेश को बिना एक भी हरकत छोड़े देख रहे थे। उन्होंने देखा कि रमेश रोया, उसने दर्द महसूस किया, उसने गुस्सा दिखाया, लेकिन इन सभी भावों में कुछ ऐसा था जो बहुत ज्यादा पार्ट्स था, जैसे किसी नाटक में अच्छी तरह से अभ्यास किया गया हो। इसमें सबसे जरूरी चीज की कमी थी, एक अप्रत्याशित त्रासदी का सामना करने वाले व्यक्ति का वास्तविक घबराहट और भ्रम। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गहराई में एक ठंडी शांति थी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, इंस्पेक्टर कार्तिक ने बातचीत खत्म करते हुए कहा। हम इस जानकारी को नोट करते हैं। हम लक्ष्मी और सुरेश नाम के उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच करेंगे। कोई नई खबर होगी तो हम आपको सूचित करेंगे। जब पुलिस की गाड़ी फार्म से निकली तो बगल में बैठे एक युवा जासूस ने इंस्पेक्टर कार्तिक से कहा, बेचारा रमेश, उसकी किस्मत कितनी खराब है। ऐसी पत्नी मिलना तो सब कुछ खोने जैसा है। इंस्पेक्टर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने शीशे में देखा। रमेश अभी भी दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा था, अकेला और दयनीय लग रहा था। लेकिन उस अनुभवी कप्तान के मन में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा हो चुका था। उन्हें एक बहुत मजबूत अंतर्ज्ञान हो रहा था कि उन्होंने जो दुखद कहानी अभी सुनी थी वह सच नहीं थी। यह सिर्फ एक नाटक था। एक सासम लाख साठ, एक सासम लाख सासम लाख सा था, एक सामसम लाख सासा, एक सासम लाख सा था। कोहरा जिसे अपराधी ने एक और भी भयानक अपराध को छिपाने के लिए फैलाया था। यह मामला शायद अभी शुरू हुआ था। रमेश राव का नाटक उम्मीद से ज्यादा सफल रहा। उसकी आंसुओं भरी और हर विवरण में तार्किक कहानी ने लगभग पूरी टीम को मना लिया था। धोखा खाया हुआ, दुखी और बेबस पति, यही सब उन्होंने देखा। लक्ष्मी के गुमशुदगी का मामला, जो शुरू में एक आपराधिक मामला लग रहा था, जल्दी ही एक साधारण प्रेमी के साथ भाग जाने वाले मामले के रूप में देखा जाने लगा। जांच का ध्यान पति से हटकर उन दो भूतों को खोजने में लग गया जिन्हें रमेश ने गढ़ा था, सुरेश नाम का आदमी और उसकी काली स्कॉर्पियो। कई हफ्ते थकान और निराशा में बीत गए। जासूसों ने कड़ी मेहनत की। जिले के अंदर और बाहर जाने वाले सभी मार्गों के सैकड़ों घंटों के सुरक्षा कैमरा फुटेज को खंगाला गया, लेकिन कोई भी संदिग्ध काली स्कॉर्पियो नहीं मिली। पूरे राज्य के वाहन पंजीकरण डेटा की जांच की गई, लेकिन रमेश द्वारा दिए गए अधूरे विवरण से मेल खाने वाला कोई भी सुरेश नाम का मालिक नहीं मिला। जांच दल में निराशा फैलने लगी। ज्यादातर लोग मानने लगे कि लक्ष्मी वास्तव में अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और रमेश सच कह रहा है। मामला एक अनसुलझी गुमशुदगी की फाइल में बंद होने के कगार पर था। सिर्फ इंस्पेक्टर कार्तिक थे जो अभी भी अपने संदेह पर कायम थे। रमेश राव की छवि, उसके अतार्किक रूप से सारात अभिनय के साथ, अभी भी उन्हें परेशान कर रही थी। एक जासूस के रूप में उनका अंतर्ज्ञान, जिसने सैकड़ों अपराधियों का सामना किया था, उन्हें बता रहा था कि उस दर्द के पीछे एक बहुत ही चालाकी से छिपाया गया झूठ था। उन्होंने कहानी पर विश्वास नहीं किया और सच्चाई को एक अलग नजरिए से खोजने का फैसला किया, खुद पीड़ित की दुनिया से। स्कॉर्पियो की तलाश को अस्थायी रूप से रोकते हुए उन्होंने एक टीम मीटिंग में आदेश दिया, जिससे कई लोग हैरान रह गए। मैं चाहता हूं कि एक अलग टीम पीड़ित लक्ष्मी के सबसे करीबी दोस्तों से बयान ले। पिछले 1 साल में उसकी जिंदगी, उसकी भावनाओं के बारे में पता लगाओ। आदेश का पालन किया गया, भले ही कुछ संदेह थे। जासूसों ने प्रिया से मुलाकात की, जो एक स्कूल टीचर थीं और लक्ष्मी की बचपन की दोस्त थीं। बातचीत प्रिया के घर पर एक खुले और भरोसेमंद माहौल में हुई, और प्रिया ने जो बताया उसने रमेश राव की दुखद कहानी से बिल्कुल विपरीत एक तस्वीर पेश की। चक्कर, अपने बेटे को छोड़कर भाग जाना,
प्रिया कड़वाहट और गुस्से से भरी एक फीकी हौंसी हौंसी। अगर कोई यह किसी और के बारे में कहता तो मैं शायद मान लेती, लेकिन लक्ष्मी के बारे में यह कहना उसका अपमान है। साहब, उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वह सब कुछ सह सकती थी, लेकिन वह अपने बेटे राजू को अपनी जान से भी ज्यादा मानती थी। यह कभी नहीं हो सकता कि वह अपने बेटे को छोड़ दे। प्रिया ने बताया कि लक्ष्मी और रमेश की शादी में पिछले 1 साल से वाकई समस्याएं थीं, लेकिन बदलने वाला व्यक्ति लक्ष्मी नहीं बल्कि रमेश था। जब से उसका कारोबार बढ़ा, रमेश का स्वभाव बदलने लगा। वह मेहनती, प्यार करने वाला पति नहीं रहा। वह देर रात घर आने लगा। प्रिया ने गुस्से से भरी आवाज में बताया। वह अपनी पत्नी से कहता था कि वह व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन असल में वह शराब पीने और बाहर लड़कियों के साथ घूमने जाता था। लक्ष्मी सब जानती थी। वह बहुत दुखी थी और कई बार मेरे पास रोई थी। उसने कहा कि रमेश दिन ठंडा और दूर होता जा रहा है। घर आकर बस अपनी पत्नी और बच्चे पर चिल्लाता है। वही था जो परिवार को नजरअंदाज कर रहा था। प्रिया के अनुसार लक्ष्मी एक धैर्यवान और परिवार के प्रति समर्पित महिला थी। यह जानने के बावजूद कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध है, वह अपने बच्चे के लिए, परिवार को टूटने से बचाने के लिए सब कुछ सहती रही, इस उम्मीद में कि एक दिन रमेश सुधर जाएगा। उसके गायब होने से 1 हफ्ते पहले प्रिया ने याद किया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने मुझे फोन किया था और कहा था कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने कहा कि रमेश हद से ज्यादा बढ़ रहा है, खुलेआम किसी बार में काम करने वाली लड़की के साथ घूम रहा है। उसने कहा कि वह अपने पति से आखिरी बार खुलकर बात करेगी। अगर कुछ नहीं बदला तो वह अपने बेटे को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाएगी। एक महिला जो अपने बेटे को लेकर मायके जाने की योजना बना रही थी, वह अपने प्रेमी के साथ भागने की तैयारी कैसे कर सकती थी? प्रिया और लक्ष्मी के कुछ अन्य करीबी दोस्तों के बयान एक जैसे थे। सभी ने पुष्टि की कि लक्ष्मी एक आदर्श पत्नी और मां थी और रमेश ही था जिसका बाहर संबंध था। इन बयानों की रिपोर्ट इंस्पेक्टर कार्तिक की मेज पर रखी गई। पढ़ने के बाद उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। सब कुछ साफ हो गया था। उनका अंतर्ज्ञान सही था। रमेश राव ने न केवल झूठ बोला था, उसने एक बेहद क्रूर और चालाक नाटक रचा था। उसने अपने ही पापों, धोखा, देर रात बाहर रहना, परिवार के प्रति उदासीनता को अपनी पत्नी पर मढ़ दिया था। उसे एक चरित्रहीन महिला बना दिया था, जबकि खुद एक बेचारे पीड़ित की भूमिका निभा रहा था। इंस्पेक्टर कार्तिक अपनी जगह से उठे और व्हाइट बोर्ड के पास गए। उन्होंने सुरेश और काली स्कॉर्पियो की तलाश लिखे शब्दों पर एक जोरदार तिरछी रेखा खींची। फिर उन्होंने रमेश राव नाम पर एक गोला बनाया। मामला शुरुआती बिंदु पर वापस आ गया था, लेकिन इस बार जांच दल का नजरिया पूरी तरह से अलग था। वे अब अंधेरे में नहीं थे। उन्होंने लक्ष्य की पहचान कर ली थी। लोमड़ी ने अपनी पूंछ दिखानी शुरू कर दी थी। उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। काल्पनिक प्रेमी की सभी जांच तुरंत रोक दी जाएगी। उन्होंने पूरी टीम के सामने घोषणा की। उनकी आवाज दृढ़ और बिना किसी हिचकिचाहट के थी। पिछले 1 महीने से अपराधी हमें गुमराह कर रहा है। अब समय है कि हम पहल करें। उन्होंने अपने साथियों के हैरान चेहरों को देखा और फिर एक नया आदेश दिया, एक ऐसा आदेश जिसने मामले की पूरी दिशा बदल दी। इस क्षण से रमेश राव अब पीड़ित नहीं है। वह एक हत्या के मामले में नंबर 1 संदिग्ध है। मैं एक विशेष निगरानी दल के तत्काल गठन का आदेश देता हूं। पूरी टीम एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगी। रमेश राव की 24/7 गुप्त निगरानी। उसकी हर छोटी से छोटी हरकत, हर एक मुलाकात को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। वह 1 महीने से नाटक कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि वह और कब तक अभिनय कर सकता है। इंस्पेक्टर कार्तिक के नए आदेश ने उस जांच में एक नई जान फूंक दी जो ठंडी पड़ चुकी थी। यह समझने के बाद कि रमेश राव ने कितना चालाक नाटक रचा है, जांचकर्ताओं ने एक नए दृढ़ संकल्प और गुस्से के साथ अपने नए काम को शुरू किया। 6 सबसे अनुभवी जासूसों की एक विशेष निगरानी टीम बनाई गई। उन्होंने 3 शिफ्टों में काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि रमेश राव 24/7 उनकी नजरों में रहे। फार्म के आस पास के गुप्त स्थानों पर गुप्त ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए गए। रमेश की हर हरकत, गेट से बाहर निकलने से लेकर उसके फोन कॉल तक, सावधानीपूर्वक दर्ज की जा रही थी। पहले कुछ दिनों तक रमेश ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई। दिन में वह अभी भी एक दुखी पति का मुखौटा पहने रहता, काम को नजरअंदाज करता और फार्म में खोया खोया घूमता। उसने हर दिन अपने सास ससुर को फोन करने की आदत बनाए रखी। एक दुखद आवाज में पूछता कि क्या लक्ष्मी के बारे में कोई खबर है, जैसे कि वह सच में अपनी पत्नी की वापसी का इंतजार कर रहा हो। उसे पता नहीं था कि उसकी हर हरकत रिकॉर्ड की जा रही है।
दूरबीन लेंस के माध्यम से जासूस साफ देख सकते थे कि हर उस कॉल के बाद रमेश के चेहरे से दुख का भाव तुरंत गायब हो जाता, जिसकी जगह एक ठंडी, आत्मसंतुष्ट मुस्कान ले लेती। लोमड़ी ने अपनी पहली गलतियां करनी शुरू कर दी थीं। वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था, यह मानते हुए कि उसका नाटक सफल हो गया है, कि उसने पूरी पुलिस विभाग को गुमराह कर दिया है, और यही आत्मसंतुष्टि उसकी कब्र खोदने वाली थी। निगरानी के 5वें दिन की शाम को दुखी पति की भूमिका निभाने के बाद रमेश ने हरकत की। उसने नहाया, अच्छे कपड़े पहने, परफ्यूम लगाया और अपनी गाड़ी से फार्म से निकलकर सीधे शहर की ओर चला गया। उसे पता नहीं था कि एक मोटरसाइकिल और एक कार जासूसों की हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए उसके पीछे लगी हुई थीं। रमेश की मंजिल कोई और नहीं बल्कि एक बार था जिसका नाम तो अप्सरा बार एंड रेस्टोरेंट था, लेकिन वह एक जटिल और संदिग्ध अड्डे के रूप में बदनाम था। रमेश ने अपनी गाड़ी पार्क की और सीधे एक पहले से बुक किए गए वीआईपी कमरे में चला गया। कुछ मिनट बाद एक प्रेमी जोड़े के वेश में एक जासूस टीम भी बार में दाखिल हुई और ठीक बगल वाला कमरा चुन लिया। तेज संगीत के शोर के बावजूद वे रमेश की ऊंची हंसी, गिलासों के टकराने की आवाज और उसकी भद्दी बातों को सुन सकते थे। लगभग 1 घंटे बाद रमेश कमरे से बाहर निकला, अकेला नहीं। उसके बगल में एक युवा लड़की थी, मुश्किल से 20 साल की, बेहद खूबसूरत, जो एक छोटी पोशाक में आकर्षक लग रही थी। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, बेहद अंतरंग और प्यार भरे अंदाज में, जो किसी ऐसे व्यक्ति के व्यवहार जैसा बिल्कुल नहीं था जिसकी पत्नी अभी उसे छोड़कर गई हो। एक अन्य जासूस, जो रिसेप्शन काउंटर पर फोन पर बात करने का नाटक कर रहा था, ने जल्दी से अपने छिपे हुए कैमरे से उन कीमती तस्वीरों को कैद कर लिया। रमेश उस युवा लड़की को अपनी गाड़ी में ले गया और सीधे शहर के बाहरी इलाके की ओर चला गया। उनकी अंतिम मंजिल एक छोटे से गेस्ट हाउस में थी, जो एक सुनसान गली में छिपा हुआ था। रमेश और लड़की के अंदर जाने के बाद 2 जासूस बाहर पहरा देने लगे, जबकि गर्म तस्वीरें और जानकारी तुरंत कमांड सेंटर को भेज दी गईं। आधी रात को इंस्पेक्टर कार्तिक के कार्यालय में माहौल तनावपूर्ण लेकिन उत्साह से भरा हुआ था। रमेश और उस अजनबी लड़की की हाथ में हाथ डाले तस्वीरों को स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया गया। लोमड़ी बेनकाब हो गई। एक डिप्टी ने विजयी भाव से कहा, वह पीड़ित नहीं है, वह धोखेबाज है। तुरंत इस लड़की की पहचान की पुष्टि करो, इंस्पेक्टर कार्तिक ने आदेश दिया। पता लगाओ कि उसका और रमेश का रिश्ता कब से चल रहा है। काम तेजी से आगे बढ़ा। युवा लड़की की पहचान टीना के रूप में हुई, 22 वर्ष की, जो अप्सरा बार में एक वेट्रेस थी। टीना बार की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक के रूप में जानी जाती थी। रमेश राव का नाटक यहां पूरी तरह से ढह गया था। वह एक ऐसा पति नहीं था जिसे उसकी पत्नी ने छोड़ दिया हो, बल्कि एक धोखेबाज था जिसका पहले से ही एक प्रेमिका के साथ संबंध था। जांच की परिकल्पना तुरंत 180 डिग्री घूम गई। यह लक्ष्मी नहीं थी जो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, बल्कि यह बहुत संभव था कि रमेश ने अपनी युवा प्रेमिका के लिए रास्ता साफ करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। रमेश राव एक दयनीय पीड़ित की भूमिका से अब आधिकारिक तौर पर एक हत्या और शव गायब करने के मामले में नंबर 1 संदिग्ध बन गया था। रमेश राव और उसकी युवा प्रेमिका टीना के अवैध संबंध की खोज ने जांच को एक पूरी तरह से नई और स्पष्ट दिशा में धकेल दिया। जांच दल के पास अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, हत्या का मकसद। रमेश एक दुखी पति नहीं था, वह एक धोखेबाज था, और बहुत संभव है कि उसने अपने नए प्यार के लिए रास्ता साफ करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी हो। लेकिन मकसद होने का मतलब अपराध साबित होना नहीं था। इंस्पेक्टर कार्तिक जानते थे कि रमेश जैसे चालाक व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए उन्हें और सबूतों की जरूरत होगी। उन्हें ठोस सबूत चाहिए थे, ऐसे बयान जो उसके पूरे नाटक का पर्दाफाश कर सकें। और वह यह भी जानते थे कि रमेश की योजना में सबसे कमजोर कड़ी उसकी युवा भोली प्रेमिका टीना थी। एक साहसी और चालाक योजना बनाई गई, टीना को सीधे बुलाकर पूछताछ करने के बजाय, जिससे वह घबरा सकती थी और रमेश सतर्क हो सकता था। इंस्पेक्टर कार्तिक ने एक और चालाकी भरी तरकीब अपनाने का फैसला किया। विभाग की सबसे बेहतरीन महिला जासूसों में से एक एसआई अंजलि, एक खूबसूरत और स्टाइलिश दिखने वाली लेकिन बेहद तेज तर्रार लड़की को एक विशेष मिशन सौंपा गया। एक ग्राहक के रूप में टीना के करीब जाना और उसका विश्वास जीतना। अगली शाम एसआई अंजलि, एक सफल युवा व्यवसायी महिला के रूप में जो अपने पति द्वारा धोखा दिए जाने के कारण दुखी थी, अकेले अप्सरा बार में दाखिल हुई। उसने विशेष रूप से टीना को अपने कमरे में ड्रिंक्स परोसने और बात करने के लिए बुलाया।
एक ऐसी ग्राहक के सामने जो खूबसूरत, उदार और धोखे की शिकार होने के कारण उसी की तरह थी। टीना ने जल्दी ही अपनी सतर्कता खो दी। कई दिनों तक एसआई अंजलि नियमित रूप से बार में आती, हर बार टीना को बुलाती और उसे भारी टिप देती। उसने अपने पति द्वारा धोखा दिए जाने की एक मार्मिक कहानी गढ़ी। उस कहानी ने टीना के मनोविज्ञान पर सीधा असर डाला, जिससे एक सहानुभूति दो दुखी महिलाओं के बीच एक मौन गठबंधन बन गया। और फिर एक शाम, थोड़ी नशे में होने के बाद, टीना ने अपनी नई दीदी के सामने अपना दिल खोलना शुरू कर दिया। उसने रमेश राव के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया। आप दुखी मत होइए दीदी, टीना ने आत्मविश्वास से कहा। दुनिया में अच्छे आदमी अभी भी हैं, मेरे रमेश की तरह। वह एक बड़े फार्म का मालिक है, बहुत अमीर है, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा कि वह घर पर अपनी पत्नी से तंग आ गया है। वह बूढ़ी, उबाऊ और चरित्रहीन है। एसआई अंजलि मन में घृणा होने के बावजूद ध्यान से सुनने का नाटक करती रही। अच्छा, तो क्या उसने तुमसे कोई वादा किया है? हाँ, बिल्कुल, टीना ने गर्व से कहा। हम लगभग 1 साल से साथ हैं। उसने मुझसे वादा किया है कि वह जल्द ही उस चुड़ैल पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। उसने कहा कि मुझे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। जब वह सब कुछ सुलझा लेगा तो मैं मालकिन बन जाऊंगी। मुझे वह सब कुछ देगा जो मैं चाहती हूं। टीना का यह अनजाने में दिया गया बयान रमेश के नाटक पर एक घातक छुरा था। इसने एक अकाट्य तथ्य साबित कर दिया। रमेश ने अपनी पत्नी को छोड़ने और अपनी प्रेमिका के पास जाने की योजना बहुत पहले से बना रखी थी। लक्ष्मी के कथित रूप से भाग जाने से भी पहले अपनी पत्नी के बेवफाई की खोज की दर्दनाक कहानी सिर्फ एक झूठ था जिसे उसने अपने अपराध को छिपाने के लिए गढ़ा था। जब एसआई अंजलि की टीम एक बड़ी जीत हासिल कर रही थी तो रमेश राव की निगरानी टीम भी आराम नहीं कर रही थी। वे धैर्यपूर्वक लक्ष्य पर नजर रखे हुए थे, एक और असामान्य कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे, और उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक शाम टीना से मिलकर लौटने के बाद रमेश ने एक बहुत ही संदिग्ध काम किया। वह पुराने सामान के स्टोर रूम में गया, 3 बड़े बोरे निकाले जो कपड़ों से भरे हुए थे। फिर वह उन बोरों को फार्म के पीछे खाली जमीन पर ले गया, उन्हें एक बड़े ढेर में जमा किया, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। आग जोरों से भड़क उठी, रंगीन कपड़ों को निगलते हुए। काले धुएं का एक घना स्तंभ आकाश में उठा, जिसके साथ जलने की तीखी गंध थी। रमेश वहां खड़ा था, हाथ बांधे, आग को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब कपड़ों का ढेर राख हो गया तो उसने सावधानी से एक लोहे की छड़ से राख को भी बिखेर दिया, जैसे वह उनके अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देना चाहता हो। यह पूरी कार्रवाई दूर एक सुरक्षित स्थान पर रखे गए जासूसों के कैमरे द्वारा स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर ली गई थी। उन्हें विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि वे लक्ष्मी के पुराने कपड़े थे। अपनी पत्नी के कपड़े जलाना सबूत नष्ट करने का एक स्पष्ट कार्य था। एक पति, अगर वह अभी भी मानता है कि उसकी पत्नी सिर्फ गुस्से में चली गई है और एक दिन वापस आएगी, तो वह ऐसा कभी नहीं करेगा। केवल एक हत्यारा, एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि पीड़ित कभी वापस नहीं आ सकता, ही इतनी क्रूरता और निर्णायकता के साथ ऐसा काम कर सकता है। 2 कीमती सबूत, एक प्रेमिका का बयान, दूसरा सबूत नष्ट करने की तस्वीरें, एक ही समय में इंस्पेक्टर कार्तिक को भेजे गए। वह जानते थे कि उस धूर्त लोमड़ी का सीधे सामना करने का समय आ गया है। जाल बिछा दिया गया था और इस बार उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। टीना के बयान और कपड़े जलाने के वीडियो के साथ जांच दल के पास अब 2 तुरुप के पत्ते थे। इंस्पेक्टर कार्तिक जानते थे कि अंतिम जाल बिछाने का समय आ गया है। अगली सुबह 2 टीमों ने एक साथ कार्रवाई की। एक टीम ने झींगा फार्म पर छापा मारा और रमेश राव को अपराध छिपाने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश पढ़ा। पुलिस का सामना करते हुए रमेश घबराया नहीं। उसने बस एक तिरछी मुस्कान दी, एक ऐसे व्यक्ति की आत्मविश्वास भरी मुस्कान जो मानता था कि वह अभी भी नियंत्रण में है। उसी समय एक दूसरी टीम ने एक साधारण गेस्ट हाउस में टीना को ढूंढ निकाला। रमेश के विपरीत युवा लड़की बेहद घबरा गई, रोने लगी और पकड़े जाने पर गिड़गिड़ाने लगी। पुलिस मुख्यालय में दोनों संदिग्धों को एक दूसरे से दूर अलग अलग पूछताछ कक्षों में ले जाया गया। इंस्पेक्टर कार्तिक ने पहले रमेश राव का सामना करने का फैसला किया। पूछताछ कक्ष में रमेश राव ने टीना के साथ अपने संबंध को नॉनशलांटली स्वीकार किया। हाँ, मेरी एक प्रेमिका है, उसने बिना किसी पछतावे के कहा। तो क्या यह मेरा निजी मामला है? इसका मेरी पत्नी के जाने से कोई लेना देना नहीं है। जब जांचकर्ता ने उसकी पत्नी के कपड़े जलाने की तस्वीरें मेज पर रखीं तो रमेश बस फीकी हंसी हंसा। उसके पुराने कपड़े, मैं उन्हें और नहीं देखना चाहता था,
इसलिए मैंने उन्हें जला दिया। क्या यह भी एक अपराध है? रमेश एक बेहद सख्त प्रतिद्वंद्वी साबित हो रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी रक्षा की दीवार एक और दिशा से टूटने वाली थी। दूसरे पूछताछ कक्ष में टीना बुरी तरह रो रही थी। जिस एसआई अंजलि को वह अपनी अच्छी दीदी मानती थी, वह अब पुलिस की वर्दी में उसके सामने बैठी थी। इस सदमे ने युवा लड़की के मनोविज्ञान को लगभग तोड़ दिया था। इंस्पेक्टर कार्तिक कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने टीना से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस एक पतली फाइल मेज पर रखी और पास बैठे जांचकर्ता से कहा, लेकिन जानबूझकर इतनी जोर से कि टीना सुन सके, रमेश राव ने सब कुछ कबूल कर लिया है। उसने अपनी पत्नी को मारने की बात स्वीकार की है, लेकिन वह कह रहा है कि यह सब टीना की साजिश थी। वह कह रहा है कि टीना ने ही उसे संपत्ति हड़पने के लिए अपनी पत्नी को मारने के लिए उकसाया था। इस बयान के साथ डर है कि उसे हत्या की साजिश रचने के लिए सबसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। यह अप्रत्याशित मनोवैज्ञानिक दांव सीधे टीना की सबसे कमजोर नस पर लगा। रमेश ने कबूल कर लिया है और सारा दोष उस पर डाल रहा है। वह आदमी जिससे वह इतना प्यार करती थी, जिसने उसे एक उज्जवल भविष्य का वादा किया था, अब खुद को बचाने के लिए उसे मौत के मुंह में धकेल रहा था। कड़वी सच्चाई ने युवा लड़की के भोले दिल को चीर दिया। अंधा प्यार अत्यधिक घृणा में बदल गया। मौत की सजा का डर जो उसके सिर पर मंडरा रहा था, ने अपने प्रेमी को बचाने के सभी विचारों को मिटा दिया। वह एक धोखेबाज के लिए नहीं मर सकती थी। नहीं, यह मैं नहीं थी। टीना पागलों की तरह चिल्लाई। वह झूठ बोल रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसे मारने के लिए नहीं उकसाया। यह सब उसने किया है। रक्षा की अंतिम दीवार टूट गई थी। अपनी घबराहट और गुस्से में टीना ने वह सब कुछ उगल दिया जो वह जानती थी, उन विवरणों सहित जिन्हें उसने पहले डर के मारे छिपाया था। उसने कबूल किया कि जिस रात लक्ष्मी के गायब होने की बात कही जा रही है, रमेश ने उसे आधी रात को फोन किया था। उसकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। कह रहा था कि उसका अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और उसे तुरंत फार्म पर आने के लिए कहा। जब वह पहुंची तो रमेश आंगन में था, सिर से पैर तक कीचड़ से सना हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। टीना ने सिसकते हुए कबूल किया। उसने बस इतना कहा कि उसने अभी अपनी आंखों के कांटे को हटा दिया है। मैं बहुत डर गई थी और ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैंने एक बहुत ही अजीब चीज पर ध्यान दिया। फार्म के पीछे मुख्य झींगा तालाब के पास जमीन का एक टीला था, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी खोदा और फिर से भर दिया गया हो। वहां की मिट्टी बहुत ताजा थी। टीना का बयान अंतिम टुकड़ा था, सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा जिसकी जांच दल को कमी थी। इसने एक विशिष्ट स्थान की ओर इशारा किया, एक ऐसी जगह जहां बहुत अधिक संभावना थी कि रमेश राव का भयानक अपराध छिपा हुआ था। इंस्पेक्टर कार्तिक को खबर मिली। वह उछल पड़े। उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। वह जानते थे कि अब अंतिम रहस्य का पर्दा उठाने का समय आ गया है। रमेश राव को वापस उसकी कोठरी में ले जाओ, उन्होंने आदेश दिया। बाकी पूरी टीम फोरेंसिक सहित घटनास्थल पर वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्य झींगा फार्म का तालाब। रात रमेश राव के फार्म पर उतर आई, लेकिन इस बार यह अपराध को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय की खोज को रोशन करने के लिए थी। बचाव दल की शक्तिशाली फ्लडलाइट्स के नीचे फार्म के पीछे का झींगा तालाब एक भयानक मंच की तरह दिख रहा था। पंप चालू करो, इंस्पेक्टर कार्तिक ने आदेश दिया। उनकी आवाज गूंज रही थी। इस तालाब को मेरे लिए खाली कर दो। 2 बड़े क्षमता वाले पंप लाए गए। इंजनों की गर्जना ने रात की खामोशी को चीर दिया। 2 बड़े पाइप नीचे डाले गए और उन्होंने कीचड़ और सड़न की गंध वाले काले पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। घंटे भारीपन से बीतते गए। तालाब में पानी का स्तर धीरे धीरे कम होता गया, जिससे तल पर काले चिपचिपे कीचड़ की एक परत दिखाई देने लगी। जब पानी लगभग खाली हो गया तो पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम नीचे उतरे, और फिर तालाब के बीच में एक युवा कांस्टेबल अचानक रुक गया। उसके डंडे ने किसी ऐसी चीज को छुआ था जो कीचड़ नहीं थी। कुछ मिला है, वह चिल्लाया। सभी तुरंत जमा हो गए। फ्लडलाइट्स की रोशनी में उन्होंने सावधानी से कीचड़ की परतें हटानी शुरू कीं, और फिर एक भयानक दृश्य, एक ऐसी छवि जो उन्हें जीवन भर परेशान करेगी, धीरे धीरे सामने आई। यह कोई अकेली वस्तु नहीं थी। यह एक मानव शरीर था जो बुरी तरह सड़ चुका था। केवल एक सफेद कंकाल बचा था। वह कंकाल अनगिनत रस्सियों से कसकर बंधा हुआ था, और इससे भी भयानक, उस कंकाल से दर्जनों लाल ईंटें बंधी हुई थीं। शव को डुबाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भारी सामग्री, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रहस्य हमेशा तालाब की तह में रहे। इसमें कोई संदेह नहीं था, यह लक्ष्मी का शव था। अंतिम पूछताछ उसी रात हुई। रमेश राव को कमरे में लाया गया।
वह अभी भी नहीं जानता था कि उसके फार्म पर क्या मिला है। इंस्पेक्टर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस बड़ी स्क्रीन पर घटनास्थल पर अभी अभी ली गई तस्वीरों को दिखाया। रस्सियों और चमकदार लाल ईंटों में लिपटा सफेद कंकाल। रमेश राव ने उन तस्वीरों को देखा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। शांत रहने का वह मुखौटा, जिसे उसने 1 महीने से इतने परिश्रम से पहन रखा था, अब टुकड़ों में बिखर गया। वह जानता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसने अपना सिर मेज पर पटक दिया। उसके कंधे हिलने लगे और फिर वह रोने लगा। अकाट्य सबूतों का सामना करते हुए रमेश राव ने अपना सिर झुका लिया और कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि अपनी युवा प्रेमिका टीना के दबाव में और नए प्यार के लिए आज़ाद होने की इच्छा में उसने अपनी पत्नी को मारने की योजना बनाई थी। अपराध की रात, एक बड़े झगड़े के बाद जिसे उसने जानबूझकर शुरू किया था। जब लक्ष्मी का ध्यान नहीं था, उसने पीछे से एक रस्सी से उसका गला घोंट दिया। फिर उसने बेरहमी से शव को ठिकाने लगाया। उसने अपनी पत्नी के शरीर से ईंटें बांधीं और आधी रात को उसने लाश को तालाब के बीच में घसीटा और उसे ठंडे पानी में धकेल दिया, इस रुग्ण विश्वास के साथ कि वे झींगे जिन्हें उसने और उसकी पत्नी ने इतनी मेहनत से पाला था, मांस को खाकर हमेशा के लिए उसके अपराध को मिटा देंगे। और फिर उसने बेवफा पत्नी की एक समसरात कहानी गढ़ी, एक ऐसा नाटक जिसने लगभग सभी को धोखा दे दिया था। अंतिम फैसला सुनाया गया। पूर्व नियोजित और क्रूर तरीके से की गई हत्या के अपराध के लिए रमेश राव को उच्चतम सजा मिली, मृत्युदंड। टीना को अपराध के बारे में जानने लेकिन रिपोर्ट न करने और अप्रत्यक्ष रूप से त्रासदी का कारण बनने में उसकी भूमिका के लिए 3 साल की जेल की सजा मिली। मामला बंद हो गया, लेकिन इसने जांच की कला के बारे में एक गहरा सबक छोड़ा। इसने दिखाया कि एक अपराधी की चालाकी और ठंडक किस हद तक पहुंच सकती है, जब वह एक लगभग हुजीरो सेरो मनोवैज्ञानिक नाटक रच सकता है। लेकिन इसने एक जांचकर्ता के अनुभव, पैनी अंतर्ज्ञान और हार न मानने के दृढ़ संकल्प की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। यह नाटक पर विश्वास न करने और अंत तक पीछा करने के इंस्पेक्टर कार्तिक के दृढ़ निर्णय ने ही बाजी पलट दी, जिससे उस धूर्त लोमड़ी को अपना असली रूप दिखाने और अपने अक्षम्य अपराध की कीमत चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा।